सो ये थोड़ी सी पीछे है घड़ी, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, 30 हो गए, 8:30। अच्छा, ये नोट्स तो आप आराम से देखेंगे, लेकिन दो चीज़ें मैं यहाँ पे अलग बता देता हूँ, वो फिर आपको हेल्प करेगा। कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने बात की थी, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कोसाइन इनवर्स या टेंजेंट इनवर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये टिपिकली लोग इसको इनवर्स कहते हैं और लिखते भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप अक्सर इवन इस बुक में भी वो ये नोटेशन यूज़ करता है, कोसाइन इनवर्स या टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। लेकिन जो असल वो है, जो करेक्ट उसका नाम है, वो आर्क कोसाइन है, आर्क कोसाइन। और ये क्या है? आर्क। अच्छा, आप कहिए कि ये तो सेम है, सेम नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि क्यों सेम नहीं है। देखिए, इनवर्स का मतलब इनवर्स फंक्शन होता है, और इनवर्स फंक्शन आप पढ़ लेंगे, कैलकुलस में भी, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है। इसकी ना इसके इससे एक ज़्यादा आसान मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपको फिर इजीली समझ आ जाएगी। हम जब एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या? स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? मतलब अगर आप ये करते हैं ना, ये, और लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, तो क्या आ रहा है इधर आंसर? 3। तो इस 3 को बहुत सारे लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनका मतलब ये नहीं होता। जब आप उनको प्रूव करते हैं कि जी हाँ बताओ, तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था। जिस तरह आप चबल मारते हैं ना, और उसके बाद कहते नहीं आई मेंट दिस। तो जो सही मतलब है, मैं चाहता हूँ आपको वो नाम पता हो, बाद में आप एब्यूज करें। इनफॉर्मल लैंग्वेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है कि आप कहते हैं कि a mass of 5 kilogram is moving. Mass is not an object which can move, right? What you mean is an object of mass 5 kilogram. लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है, ये ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं वो फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन किसको कहते हैं? जिसमें आपको एक वैल्यू मिल जाए। फंक्शन की डेफिनेशन है कि आप प्रेस करें बटन, कैलकुलेटर ने कभी आपको दो वैल्यूज दी हैं, वो आपको एक ही वैल्यू देता है ना। तो फंक्शन बाय डेफिनेशन मस्ट गिव यू a unique value, or it will not give you a value at all, क्योंकि जिस तरह डिवाइड बाय 0 है। अब 1 डिवाइड बाय 0 का क्या मतलब है? अनडिफाइंड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिवीजन फंक्शन नहीं है। डिवीजन इज अ फंक्शन, सो अ फंक्शन विल ईदर रिटर्न a single value or it will not return a value when you are doing something which is not allowed। समझ आ गई? तो रिलेशन और जो 2 या 3 या 10 वैल्यू देता है उसको फंक्शन नहीं कहते। अब मुझे बताओ कि जब स्क्वायर रूट वर्ड हम यूज करते हैं, so what is 3 is 1 square root of 9. There is another square root of 9 as well, -3 is also a square root। तो अगर ये स्क्वायर रूट होता तो फिर उसको दोनों आंसर देने चाहिए थे। और ये अक्सर जो लोग ये गन लोग मचाते भी है, आप +-3 लिख देते हैं, अपनी तरफ से मीनिंग चेंज कर देते हैं। इस सिंबल का मतलब स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब यह है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, कि उनमें से आप डिसाइड करते हैं कि मैं सिर्फ इसके लिए, तो जो +3 है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, और -3 द अदर वन। तो हम उनमें से एक के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई? सो दिस इज नॉट ए स्क्वायर रूट, दिस इज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, बिकॉज -3 इज ऑल्सो अ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम किसको कहेंगे? स्क्वायर रूट के लिए हम ये यूज करेंगे, अ स्क्वायर रूट इज ए सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। और इसके सोल्यूशन मुझे पता है 2 हैं, 3 भी है, -3 भी है। अब इसमें दिस इज, सो दैट्स द आइडिया। और इसका मैं आपको उसके साथ लिंक बताता हूं कि ये बेसिकली हम किस चीज को अनडू कर रहे हैं, किस प्रोसेस को हम अनडू कर रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायरिंग को ना, ठीक है ना। व्हेन यू गो फ्रॉम 3 to 9 यू स्क्वायर, बट व्हेन यू गो फ्रॉम 9 to 3 यू अनडू दैट, ठीक है ना। मैं एक दफा बच्चों से जब आप कुछ चीजों को बताते हैं ना, तो अगर नाम ना पता हो, आपने देखा होगा, तो बच्चे फिर अपना कोई नाम जो है ना वो कॉइन कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव। तो मेरे बेटे ने स्क्वायर रूट नाम ही नहीं सुना था, ठीक है ना। उसको ये अंडर रूट, वो तो ऐसे ही मुझे बुरा लगता है। सो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, ही ओनली न्यू वन थिंग, स्क्वायर। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? 3, इफ 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, व्हाट इज 3 to 9? तो he said something which I think is better than square root. Guess करें, क्योंकि स्क्वायर रूट में you have to know it. Somebody has to tell you कि ये स्क्वायर रूट है. From the English you cannot figure it out. But he said unsquare.
unsquared. I mean, it just looks. Everyone can understand what he means. ठीक है? तो it's that kind of thing. तो यहाँ पे भी ये है कि when I say inverse, I mean I'm actually uncausing. Yeah? I'm just undoing the cosine. तो जिस तरह वहां पे स्क्वायर रूट की दो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए उसको हम स्क्वायर रूट नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कोसाइन है, आपको पता है वो क्या है? वो पीरियोडिक फंक्शन है. साइन इज ऑल्सो पीरियोडिक, टेंजेंट इज ऑल्सो periodic. So when you go for the inverse, you will get multiple values, right? ठीक है ना? आपको मैं एक वैल्यू बताता हूँ कि इस वैल्यू का कोसाइन इनवर्स कैलकुलेट करे, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ देम. ये बात समझ आ गई? जो कैलकुलेटर आपको देता है वो कोसाइन इनवर्स नहीं है, वो उनमें से एक वैल्यू है जिस तरह ये है. और उसके लिए जिस तरह यहां पे हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर एनी स्क्वायर रूट बट फॉर द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो इसीलिए हम इस कोसाइन इनवर्स की जगह कौन सा यूज करते हैं? वो अलग बात है कि कैलकुलेटर पे आर्क नहीं लिखा होता, वो पे उस पे इनवर्स ही लिखा होता है. लेकिन वही बात है ना कि जिसने वो बटन बनाया है उसको अगर थोड़ी सी अकल होती वो इनवर्स ना लिखता कभी भी, उधर ARC लिखता. ठीक है? सो क्योंकि आप जब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैटलैब या C++ में उसका नाम आर्क कोसाइन ही है, तो क्योंकि C++ वाले दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है? जो कैलकुलेटर बनाते हैं वो अक्सर खिसके होते हैं अक्सर. तो दिस इज द करेक्ट नेम. ठीक है? बिकॉज दिस विल चूज यू वन पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच द कम्युनिटी हैज टू एग्री. समझ आ गई? और वो वैल्यू क्या है कि वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगी. सो इसका मतलब यह है कि कोसाइन, जिसको आप आर्क कोसाइन कहते हैं, इट हैज टू बी बिटवीन 0 and पाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड, फोर्थ या उसके बाद अगर मल्टीपल वो देते, वो आपको वैल्यू नहीं देगी. और इसी तरह आर्क साइन का क्या है? आर्क साइन, इट इज नॉट साइन इनवर्स. ठीक है? आर्क साइन विल गिव यू अ वैल्यू इन दीज टू क्वाड्रेंट्स फ्रॉम -π/2 टू +π/2. एंड सेम सिमिलर कन्वेंशंस अप्लाई टू टेंजेंट इनवर्स. आई थिंक टेंजेंट इनवर्स का भी यही है. जो साइन इनवर्स का है वही कन्वेंशन टेंजेंट इनवर्स, सॉरी, आर्क टेंजेंट. ठीक है? सो ये तो हमें क्लियर हो गया कि नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ आर्क कोसाइन, आर्क साइन एंड आर्क कोटेंजेंट, आर्क टेंजेंट. सो देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो जिस तरह वहां पे मैंने बताया था स्क्वायर रूट वो दोनों हैं, तो यहां पे कोसाइन इनवर्स का क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू और बाकी सारे वैल्यूज जिनका कोसाइन सेम आ रहा है. इसका मतलब है कि वो नीचे वाले भी आ गए और फिर आप चक्कर काटते जाएं, काटते जाएं, काटते जाएं. सो एक्चुअली the values, it is a multi-valued thing, yeah, because it's not a function and it will give you all those values. This will be one of them. So ये मैं अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये वाली लाइन क्यों लिखी है. So let's say I start from x naught equals a times cosine phi naught, right? और इसमें a और x naught मुझे पता है क्वेश्चन में, and phi naught is something I want to compute. तो मैं क्या करूंगा? If I start from this, so phi naught is cosine inverse. यहां तक मैं ठीक कर रहा हूं क्योंकि cosine inverse मैं यूज तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि फंक्शन नहीं है. और कैसे पता चलेगा? Let's say I plug the values, I get cosine inverse -1/2. यहां तक अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी एक वैल्यू ये है जो मैंने अभी बताई है, arc cosine -1/2, and this will be the value from 0 to पाई. और बाकी सारी वैल्यूज की मैंने कैसे लिखा हुआ है? यहां मैंने दो चीजें लिखी है. एक तो इसके साथ प्लस माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि जो है ना, यू नॉट जस्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट से फोर्थ में आप जाते हैं, उसके साथ माइनस साइन लगा सकते हैं, राइट? ठीक है? इफ यू हैव एन एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू कैन गो बाय द सेम अमाउंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दीज टू विल हैव द सेम कोसाइन. समझ आ गई? तो ये दो, उन दोनों का कोसाइन सेम होगा. इसी तरह अगर एक वैल्यू है, एक एंगल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसी के हिसाब से आप एक दूसरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके बिल्कुल नीचे, और इन दोनों का कोसाइन भी सेम होगा. क्योंकि यहां से यहां आने के लिए और यहां से यहां आने के लिए आई कैन जस्ट गो फ्रॉम प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस. तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोसाइन, अगर आर्क कोसाइन मुझे एक वैल्यू पॉसिबल है, तो नेगेटिव लगाने के बाद भी वो इट इज ऑल्सो अ कैंडिडेट फॉर दिस वैल्यू. ठीक है? और दूसरा क्या है, इसके साथ आप वो चक्कर लगाएं, 2 पाई टाइम्स z का मतलब है कि सारे कोई भी इंटीजर वैल्यू. सो 2 पाई -2 पाई, 4 पाई -4 पाई, 6 पाई -पाई, यू हैव ऑल दोज इन्फिनिट वैल्यूज. दिस इज व्हाट वी मीन बाय कोसाइन
इनवर्स, ठीक है। तो ये आप जब भी ये यूज करेंगे, अच्छा यू आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में वो ये आर्क कोसाइन यूज ही नहीं करता, वो इसी को वो कोसाइन इनवर्स कहता है, एंड दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू मेक दैट। तो आप आर्क कोसाइन लिखेंगे, और अगर आप ये लिखेंगे तो फिर आप इतना एक्सपेक्ट यू, अच्छा कुछ लोग ये नहीं लिखते, वो लिखते हैं यहाँ पे के लिख देते हैं और फिर यहाँ लिखेंगे के इक्वल्स, so that's another acceptable way. You say arc cosine minus pi by 2 plus minus, right? और फिर आप कहते हैं plus 2 pi times k, और यहाँ पे आप लिख दें k equals 1 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on, any integer नॉन जीरो, क्योंकि वो जीरो वाला तो इधर आ गया ना, जब ये जीरो होगा तो वैल्यू तो आपके पास है, सो यू डोंट नीड जीरो, ठीक है। अगर आप जीरो लिख भी देते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म, ठीक है। यू आर नॉट चेंजिंग द आंसर, इट्स जस्ट दैट वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई। और इसमें से पिक वैल्यू कौन सी करनी है, उसके लिए फिर ये डायग्राम आपने ध्यान में रखना है, ये वाला, जिस तरह मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी नेगेटिव होती है, क्योंकि यू आर गोइंग टू इमेजिन दैट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दैट पार्टिकल, या, और उसका आपने शेडो लेना है। सेकंड में क्या हो जाएगा, पोजीशन बिकम्स नेगेटिव, वेलोसिटी स्टिल, सॉरी, पोजीशन इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव, या। सो बिकॉज इन दीज टू क्वाड्रेंट द वेलोसिटी इज नेगेटिव बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द पोजीशन इज पॉजिटिव, द पोजीशन इज नेगेटिव। हियर position is negative, the velocity becomes positive because now it is going from left to right. Here the velocity is again positive and the position is also positive. So because you will have information about both x and vx, right, that will help you figure out which value to pick from this list. अच्छा, ये ध्यान में रहे कि इस लिस्ट में से सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना कि क्वाड्रेंट कौन सा है। जब मैं कहता हूं ना कि क्वाड्रेंट कौन सा है, so I am actually only paying attention to those 4 quadrants, but I am not paying attention of how many times it has completed. समझ आ गई? तो अगर लेट्स से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हो सकता है वो 3 चक्कर काट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हो, सो वो वैल्यू कहां से आएगी, वो प्लस माइनस से नहीं आएगी, वो इन में से आएगी। प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि and we would like to use actually plus values क्योंकि we assume counterclockwise in this particular case, yeah. So plus 1 का मतलब ये है कि it has completed 1, प्लस 2 का मतलब इट हैज कंप्लीटेड 2 रेवोल्यूशंस, और उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, तो वो जो 2 चक्कर काट चुका है वो कहाँ आएगी बात, वो वैल्यू इंटीजर में आएगी कि 2 पाई के कितने मल्टीपल्स आपने लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो डेटा है उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो वैल्यू आपको मिली है 2 पाई बाई 3, दैट इज द करेक्ट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यू आर इन द करेक्ट क्वाड्रेंट, एक्स इज नेगेटिव एंड वी इज नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा ये, दोनों नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और वो जो वैल्यू कैलकुलेटर आपको दे रही है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में बाय चांस, सो यू विल चूज द वैल्यू ऑफ के टू बी 0, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नीड any multiple of 2 pi, plus you're not going to change the plus minus, yeah. वो जो प्लस माइनस हम ऑप्शन है वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। प्लस माइनस हम तब करेंगे कि कैलकुलेटर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देता और इससे ये पता चलता कि वो थर्ड में है, ठीक है। सो टू गो फ्रॉम सेकंड टू थर्ड यू नीड अ नेगेटिव साइन। तो ये ना हमें इसके साथ नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत है, ना हमें इसके साथ 2 पाई का कोई मल्टीपल चाहिए, क्योंकि ना इसने कोई चक्कर काटा है और ना ये किसी और क्वाड्रेंट में है। सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो व्हेन यू प्रेस द कैलकुलेटर, वो तो वैल्यू दे देगा, लेकिन वो ठीक है या गलत, आपने 2 काम करने हैं, या प्लस माइनस चेंज करना है और उसके साथ एडिशनली यू मे हैव टू ऐड अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज वेल। यस, वो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड होगा। के की वैल्यू इसलिए 0 हो गई कि के की वैल्यू का मतलब यह है कि आपको मल्टीपल ऑफ 2 पाई चाहिए ना, वो आपको तब चाहिए जब इसने एक चक्कर काटा हो। तो उसकी वजह ये नहीं है, मैं इसकी वजह से नहीं कह रहा हूं कि चक्कर नहीं काटा इसने, ये तो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसने चक्कर नहीं काटा, उसका ताल्लुक बाकी डेटा से। आप देखें ना, इसमें जो टाइम, इसका पीरियड कितना है,
0.8 है ना, ठीक है। और ये जो फेज है, ये जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियली हमें यहां से डेटा लेना पड़ेगा ना कि एट t इज इक्वल टू 0 इट इज 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम। एट t इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, t इज इक्वल टू 0, तो हम तो कैलकुलेट ही फाई नॉट कर रहे हैं ना, ठीक है। और उस टाइम पे वो क्या कह रहा है कि ये पोजीशन है और मूविंग टू द लेफ्ट, तो v भी ये v इज नेगेटिव एंड x इज नेगेटिव। हमने t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे उसने कितने चक्कर काटे हैं, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। सो k इज इक्वल टू 0 की वो रीजन है, समझ आ गई। हर चीज की रीजन होगी, प्लस माइनस की अपनी रीजन होगी। अगर ये फॉर एग्जाम्पल यहां से हमें ये पता चलता कि नहीं वो 3 दफा घुमा के उसने फिर छोड़ दिया है, जिस तरह आप बच्चे को झूला देते हैं ना, तो पहले 5-6 दफा ऐसे करते हैं फिर छोड़ते हैं, तो वहां पे k की वैल्यू द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव ऑलरेडी completed the oscillations, yeah, because 1k will give you one rotation mean one oscillation, ठीक है। So again, everything you do in your calculation must have a counterpart in the real world, और आपके माइंड में वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, दुनिया जस्ट डूइंग मैथ, ठीक है ना, तो फिर मैथ और फिजिक्स में कोई फर्क खत्म नहीं रहेगा फिर। सो फिजिक्स इज नॉट इक्वल टू मैथ, या इट इज मैथ असिस्टिंग एक्चुअली द फिजिकल सिचुएशन। सो ये पिक्चर्स आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। सो जस्ट टू गिव सम प्रैक्टिस, ये तो अच्छा। और मैं बताता हूँ कि बुक में आपने बुक के को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि आप यहां देखें ना, ठीक है। अब इसमें ये एक लिहाज से ठीक है, लेकिन एक लिहाज से गलत है। एक इस चीज का उसने ख्याल रखा है कि वो प्लस माइनस दोनों को ही कह रहा है, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है। इससे क्या इंप्रेशन मिलता है कि कोसाइन इनवर्स विल ऑलवेज गिव यू जस्ट टू वैल्यू जस्ट लाइक दिस। तो ये यहां पे तो आपको 2 पाई के मल्टीपल्स भी लगाने हैं ना, ठीक है ना। तो यहां पे प्लस 2 पाई k होगा, और यहां पे यू हैव टू शो कि k इज इक्वल टू 0 इज माय करेक्ट वैल्यू, एंड ऑफ दीज टू आई एम गोइंग टू पिक ओनली वन वैल्यू, ठीक है ना। तो ये उस लिहाज से ये मतलब इनकम्प्लीट है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ ये देखिए, ये तो खैर मैं ये बल्कि ये मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, सो लेट्स से एज पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई एट 0.1। 0.1 वो है जिसपे t की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब मैं वो कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप फेस की वैल्यू देखें, क्योंकि इसको हम फाई कहते हैं, राइट, और इसको मैं फाई 1 इसलिए कह रहा हूं कि ये x1 है, तो x1 फाई 1 वो लेबल का फायदा हो गया ना। तो दिस वैल्यू आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन 5 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। सो इट मेक्स मोर सेंस टू रीराइट दिस 5 पाई एज ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ k। समझ आ गई। तो इसको यहां मैं 4 पाई, क्योंकि 4 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, और जो एक्स्ट्रा पाई है वो इसके साथ ऐड करूंगा, तो वन पॉसिबिलिटी, वन वे ऑफ राइटिंग इट इज 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 3। दैट इज समथिंग यू कैन डू। द अदर पॉसिबिलिटी इज टू ऐड 1 पाई, सो टू मेक इट 6 पाई। 6 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई एज वेल, लेकिन वो चूंकि एक्स्ट्रा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हिच ऑफ दीज टू इज इजी टू अंडरस्टैंड, the last one, because that tells me 6 pi means 2 complete rotations, no 3 complete rotations, so k is equal to 3, and minus pi by 3 means that it is in the 4th quadrant. समझ आ गई। but exactly the same thing can be inferred from here. 4 pi means 2 complete rotations and this value, और ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होगी, ये 4th में होगी। अगर आप चेक करिए 4th में होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि इसने 3 कंप्लीट रोटेशंस कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि वो माइनस है ना। 6 पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब यह है कि इट हैज नॉट कंप्लीटेड 3 रोटेशंस, इट इज शॉर्ट बाय दिस अमाउंट, माइनस पाई बाई 3 उससे वो पीछे है। और ये क्या बता रहे हैं कि 2 उसने कंप्लीट किए हैं, और ठीक है ना, अब वो अगले के लिए वो 4th तक आ चुका है, ठीक है। ऐसे होगा कि 1
2 कंप्लीट हो गया, और ये क्या है, इसके लिए वो यहां तक आ गया है, ठीक है। तो जब हम इससे यहां से मेजर करते हैं तो वी से 5π/3, 5π/3, और अगर इसी को हम उधर से देखते हैं तो फिर -π/3। सो वेदर यू देखा ना, आप इसको ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, वो कान वही है, ठीक है ना, वो दो हाथों से वो कान चेंज नहीं होता। सो इट्स द सेम थिंग वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम दिस डायरेक्शन और फ्रॉम दैट डायरेक्शन। ठीक होगी बात। Okay, so let's have a few quick questions to make sure that you understand how to use these three pieces of information: the value, the sign of x, the sign of vx, and any other information which tells you how many rotation or how many oscillations has it completed, right? So अब अगर ये आपको position का ग्राफ दिया हुआ है, the position graph of a mass oscillating on a horizontal spring, right? What is the phase constant phi naught? कैसे इसको फिगर आउट करेंगे? तो सबसे पहली बात क्या है कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो फेज कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर फाई नॉट 0 हो तो हमें पता है कि पोजीशन का वो कौन सा शेडो है, जो एक्स शेडो है। तो फाई नॉट इज इक्वल टू 0 विल मीन दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू पे ही फाई नॉट की वैल्यू 0 होती है ना। तो फिर ये इट शुड स्टार्ट विद मैक्सिमम वैल्यू, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वैल्यू। इसका मतलब 0 वैल्यू कहां पे होती है? इमेजिन दैट रोटेशन, या अगर ये यहां से स्टार्ट है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर यहां से स्टार्ट है इसकी वैल्यू 0 फिर भी, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस ए होगी इसकी वैल्यू। अगर ये यहां से स्टार्ट है, इधर से यहां से कोई पॉइंट, उसकी भी कोई इनिशियल वैल्यू होगी। दिस इज द ओनली पॉइंट, क्योंकि हमने एक्स पोजिशन, एक्स शेडो देखना है ना। यहां पे एक शेडो क्या है, 0 है, और यहां पे भी। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस क्वेश्चन, either +π/2 or -π/2. How to choose which one? We have to look at Vx. Before looking at this, अगर ये हुआ तो यहाँ पे remember you always assume counterclockwise. अगर ये आपका आंसर होगा तो then the velocity should be negative, Vx should be negative. And if this is going to be your answer, velocity is positive. Can you look at the graph? Is velocity positive or negative? Velocity is the rate of change of x, which means the initial slope. Initial slope, it moves from 0 to positive. It means the velocity, initial velocity is positive. Otherwise, it would go negative. तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास? This one. Velocity is positive. So इसका मतलब कि पाई नॉट की वैल्यू क्या है? -π/2. So we combined the fact that it is 0 and we combined it with the fact that it is moving towards positive values. दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी वैल्यू, हाउ डू वी नो कि इसने एक चक्कर नहीं काटा? तो स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट में उसने कौन सा चक्कर काटना है, समझ आ गई? अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं कि मुझे ये बताओ कि यहां पे इसकी वैल्यू क्या है इधर, तो यहां पे भी वो 0 है और यहां पे भी फिर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन इसने एक कंप्लीट चक्कर काटा हुआ है। सो यू नीड टू लुक एट ऑल द थ्री थिंग्स, एक्स का साइन, Vx का साइन, and any other information which suggests whether it has completed. Yeah. सर अगर फेज कांस्टेंट अगर आपका 0 लेट्स होता है, तो हमारे पास पोजीशन में होता है कोसाइन ना। हाँ, तो कोसाइन ऑफ फेज 5, हाँ, कोसाइन ऑफ 0 इज 1 मैक्सिमम वैल्यू, है ना। और यहाँ पे कोसाइन ऑफ π/2 क्या है? अगर आप इसको मैथ से सॉल्व करना चाहते हैं तो कोसाइन की स्मॉल वैल्यू या +π/2 पे होगी या -π/2 पे, या ये साइन फंक्शन है ना, ठीक है। सो साइन, इसका मतलब है कि कोसाइन एक्स इधर कोसाइन ऑफ ω_t +π/2 और कोसाइन ऑफ ω_t -π/2, क्योंकि हमारा जो टेम्पलेट है वो है कोसाइन का। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज देयर यू मे फाइंड अ टेक्स्ट बुक वेयर दे यूज द टेम्पलेट ऑफ साइन, इट इज पॉसिबल। उसके लिए फिर ये रूल नहीं होगा। हमारे लिए टेम्पलेट क्या है कि वी ऑलवेज टेक द शेडो, ठीक है ना,
और हम x और उसी को हम टेम्पलेट मानते हैं, ठीक है। सो इट्स -π/2, ठीक है। सो ये आपने डायग्राम जहन में रखना है, ठीक है। उसने आपको समझाने के लिए एरो भी बताया हुआ है कि बिकॉज v इज पॉजिटिव दैट इज द करेक्ट वैल्यू, द अदर वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है। मैथमेटिकली दे आर बोथ वैलिड। ये बताएं आप, द सेम क्वेश्चन बट दिस टाइम द ग्राफ इज चेंज्ड। व्हाट इज द फर्स्ट कांस्टेंट? तो आप बताएं, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या है? -a, ठीक है। तो -a का मतलब क्या है कि वो इधर है, तो वहां पे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, इट हैज टू बी π/2, सॉरी +π। उसमें ये चेक करिए उसकी इसकी वेलोसिटी किधर है, उधर क्या है उसकी वेलोसिटी, इसकी क्या है पोजीशन? तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? -a। व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? वेलोसिटी 0। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज होता है, उसका स्लोप क्या है इधर? 0। मैक्सिमम स्लोप वैल्यू को नहीं कहते, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं। आप इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करें तो स्लोप क्या है? इट इज मूविंग टू, लुक, ये x नहीं है, ये सॉरी ये v नहीं है, ये x है। तो x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप क्या है? 0 है। तो 0 का मतलब है कि v इज 0, v इज 0 है। और आप उसको देख भी सकते हैं ना, बेसिकली इट इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। सो व्हेन समथिंग इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, vx क्या होता है? उसका x कंपोनेंट, v, आपको vx चाहिए। तो व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ दिस मोशन? 0, because it is moving from top to bottom. Something that moves from top to bottom or bottom to top, it has no x component, that's why we say 0, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, +π। अच्छा, अब यहां पे आप इसको +π, मैं कहता हूं +π, ठीक है। why not -π? -π भी तो आंसर है ना। -π में क्या गड़बड़ है? क्योंकि -π इज एक्चुअली 3π। -π तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आप यहां से कर रहे हो, वी ऑलवेज अस्यूम काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब आप -π कहेंगे तो बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं? 3π, समझ आ गई। और फिर वो यहां पे होगा, एक चक्कर उसने काटा होगा, ठीक है। सो ऑलवेज टेक द वैल्यू विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to π। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आता है, I need to clarify that as well. So let's say we have some value here, yeah, right? It is actually 30 degrees. Yeah, let's write 60 degrees. तो 60 degrees, और अगर मैं ये वैल्यू ले लूं, ये वाली, ये क्या है? या आप एक और काम करें, let's write this, there is -60 degrees, और अगर आप यहां से इसको देखें तो क्या है? 300, राइट। इससे ज्यादा आसान समझेगा। तो इसके दरमियान अक्सर लोग इक्वल साइन लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वल साइन का क्या मतलब होता है? कि वो दोनों सेम है, सेम नहीं है, समझ आ गई। There are two different numbers, they represent the same, I would say point, no quadrant, वो quadrant की बात हो रही है ना। So basically इस यहां पे जो करेक्ट मैथमेटिकल साइन है वो ये है, 3 lines। 3 lines का मतलब ये है कि they are equivalent in the sense that they differ from each other by a multiple of 2π, and a multiple of 2π is not distinguishable। समझ आ गई। अगर ये फॉर एग्जांपल 4th क्वाड्रेंट में है तो ये कंप्लीट चक्कर काटने के बाद भी 4th क्वाड्रेंट में होगा। जिस तरह ये पोजीशन अभी क्या बज रहे हैं? 9, ठीक है ना। तो ये कल जब इस टाइम पे कोई होगा तो ये फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि दोनों टाइम सेम हो गए? नहीं, बीच में 24 घंटे का फर्क है, वो कहां जाएगा? समझ आ गई। तो ये ऐसा ही है, कॉलिंग देम इक्वल इज द सेम एज कॉलिंग 9 a.m. today and 9 a.m. tomorrow are equal. No, they are not equal. They are equivalent because they differ by 24 hours, and that is something you cannot distinguish by looking at the clock. समझ आ गई। तो इसलिए इक्वल नहीं होती, क्या होते हैं?
इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। ये आप आईसीटी पढ़ रहे हैं अभी ना, वहां पे हो सकता है आपने वो टॉपिक पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आगे मॉड्यूलर एरिथमेटिक अभी नहीं आया? हाँ पढ़ा है, पढ़ा है, समझा नहीं है, आप ये ना करें नहीं पढ़ा। तो ये क्लॉक मॉड्यूलो 12 है बेसिकली, 12 के बाद ही वापस फिर 0 पे आ जाते हैं ना, यू ओनली टेक द रिमाइंडर। तो ये जो इक्विवेलेंस है बेसिकली ये मॉड्यूलो 360 है। 360 जब भी 360 आ जाते हैं यू टर्न इट बैक टू 0, देन यू टर्न इट बैक टू 0। तो इसको ये मॉड्यूलो 360 एरिथमेटिक है, ठीक है। वहां पे अच्छा आपका मसला है कि आप जब तक वहां पे m ना लिखा हो ना, आप उसको मॉड्यूलर एरिथमेटिक नहीं कहेंगे, वो m मिसिंग है, ठीक है। सो ट्राई टू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो ठीक होगा। अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। द फिगर शोज 4 ऑसिलेशंस ऑल एट टाइम इक्वल टू 0। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है टाइम इज इक्वल टू 0 पे, फॉर विच द फेज इज कांस्टेंट इज -π/4। तो इनमें से कौन सा फिगर, कौन सी सिचुएशन के लिए फाई नॉट की वैल्यू -π/4 होगी? हाँ तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। So now phi naught equals -π/4 means which quadrant? The fourth quadrant. Before looking at this, figure that out in your mind. Fourth quadrant में x क्या होगा? Positive. और v क्या होगा? Vx. Vx not v क्योंकि v मैग्नीट्यूड है। Vx पॉजिटिव होगा फोर्थ में ना, Vx इज पॉजिटिव है काउंटर क्लॉकवाइज। तो n में से वही सिचुएशन ठीक है जिसमें दोनों पॉजिटिव है। See, you see? So don't look at all the options because you get confused. First, yeah, imagine the correct one and then pick it out from there. ठीक है? ठीक है? क्योंकि आपने हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज इमेजिन करना है। The reason is that we are not in chapter 4. We are using this counter clockwise motion only as assistance. The real motion is in one dimension, ठीक है ना। तो ये मसला कि ये ऐसे है कि ऐसे है, ये मसला चैप्टर 4 में आएगा क्योंकि वहां पे हम उस मोशन को in its own rights we are studying that motion. Here there is only a helping hand, yeah. So we are not interested in the other one because that is not helping us in any way, ठीक है। Okay, the next topic is energy. I've already discussed this topic, but now we need to take it more seriously. So when you have this simple harmonic motion, and simple harmonic motion can be realized in many ways, but we have so far understood only the mass spring, yeah. So mass spring is one way of achieving simple harmonic motion. The mass, which is the particle, right? The particle gives, you need to pay attention to these words now. The particle, we need the particle because the particle can store kinetic energy, right? Why we need to store energy? Because the simple harmonic motion is isolated from the rest of the world. Initially, you may give it energy by stretching something and then leaving, right? But later on, you actually stop it. It's like the batsman when he plays a shot, the contact, yeah, the bat is not in contact with the ball all the time. You just initially give it some energy, and later on, it has to deal with the world. So the simple harmonic motion, this system is isolated. Yeah, it has no, so it has to follow the first law of motion, not the second law. Why? Why the first law? क्योंकि external force 0 है ना, तो जो भी इसमें होगा वो internally होगा। तो internally you need, because all the energy you give initially is of one form. When you stretch a spring and then leave it, which energy have you given it? Potential energy, elastic energy. That is one way. What is the other way? That you somehow, I mean, in addition to stretching it, you also give it some initial kinetic energy by pushing it somehow. Yeah, momentum, right? So you can either give it kinetic energy only or potential energy only, or a combination of the two. In any case, there will be total energy. And for oscillation to be possible, you need two different types of mechanism. One
which will store kinetic energy and the other which will store elastic energy. If you go with one type, then you cannot have oscillation. समझ आ गई? So if you have particle, it can move, but it cannot oscillate. And if you have spring only, it can stretch, but it cannot oscillate. Right? So पार्टिकल का तो वो रोल हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv², और जो स्प्रिंग है वो क्या करता है, वो किस एनर्जी को स्टोर करता है, इलास्टिक को. ठीक है, तो उसकी भी एनर्जी अब आ जाएगी हाफ kx². यू कैन इवन कैलकुलेट इट फ्रॉम, या आपको याद है वो ये जो इंटीग्रल है फोर्स, ये दिस, with this you can calculate the work done, and work done is converted to either kinetic energy or elastic potential energy. So this can help you derive half mv², this, and this can also help you derive half kx². या इसी से आपको हाफ mv² भी मिल सकता है, आप डिराइव करना चाहें तो, और इसी से आपको हाफ, तो हाफ kx² में आपका वो इंटरनल फोर्स लगेगा जो माइनस kx है, इलास्टिक फोर्स नहीं है जो हुक्स लॉ का है, वो आपको ये वैल्यू दे देगा. और अगर आप जो है ना वो F = ma लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल. So now in general, at any point during this simple harmonic motion, the total energy cannot change, because a change of total energy will require external interaction, either external force or some thermal interaction or chemical interaction. We are ruling all of that out. Yeah. So this mass will have kinetic energy, and this spring will have elastic energy, and the total energy will be the sum of the two. तो अब मुझे एक बात बताएं कि if you start from here, you release it, you stretch it till this point, and then you release it. So all the energy is elastic. So kinetic energy must be 0, right? So then it will accelerate towards this point here. Which energy becomes 0? Potential energy becomes 0, because the separation is 0 now. So all that energy will now be in kinetic form. Similarly here, kinetic energy will become 0 again. So in this process, the sum cannot change. This is the sum, the total energy, E. It cannot change, but these two graphs tell you the kinetic energy plot and the potential energy plot. अब ये बताएं, यहाँ पे ये ग्रीन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि it is 0 here, it is maximum there, and it is taking different values, and this one represents elastic energy. ठीक है, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये क्या कर रहा है? ये ग्राफ तो इससे ऊपर चला गया टोटल से. How is it possible? हम बता रहे हैं ना कि टोटल एनर्जी E है. So how can any of these be larger than this? This is the difference between math and physics. ये मैथ का जो फंक्शन है ना, वो पैराबोला है. पैराबोला तो कहीं पे भी जा सकता है. तो इसकी मीनिंग हमारे लिए कहां तक वैलिड है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा स्प्रिंग उससे आगे नहीं जा सकता. समझ आ गई? So any value we get from math will be rejected, because we know everything has to be between these 2 points. So physics में आप मैथ को जब मीनिंग देते हैं, नॉनसेंसिकल वैल्यूज वो आती रहे ना, यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको ये नेगेटिव करना पड़ेगा ना. टू मेक दिस कांस्टेंट यू हैव टू मेक दिस नेगेटिव. So neither this is possible nor this is possible. ठीक है. So remember this thing, E = K + U. K is kinetic energy, U is potential energy, E is total energy. अच्छा, इससे हमें एक और चीज भी मिलती है जो कि इसने बताई नहीं है, लेकिन वो हम लिख सकते हैं आराम से. And I want you to pay attention to that graph first. ठीक है, this figure. हम इसके ना डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखेंगे. तो एक पॉसिबिलिटी तो जनरल है कि E = K + U. दिस इक्वेशन इज वैलिड एनीवेयर, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, चाहे वो इधर हो, इधर हो. अब इसके ना हम डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे. मुझे इस इक्वेशन का वो फॉर्म बताएं जब ये इधर हो स्टार्ट में. तो K 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा U max, और U max बेसिकली U 0 भी है ना. तो आप इसको U max कहें या U 0 कहें, और यह क्या हो जाएगा?
ई के लिए ई मैक्स की जरूरत नहीं क्योंकि ई इज ऑलवेज ई। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम यू इज इक्वल टू ई, एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज यू 0 अगर वो वाला केस है। तो दूसरा केस बताएं कि k is max and u is 0, ठीक है। so this will be your initial kinetic energy when all of it is kinetic, ठीक है। so इसका मतलब ये है कि you can rewrite this equation by replacing E with either k max or u max। E निकल गया सीन से, क्योंकि आपको पता है कि वो E इन एक सिचुएशन में इसकी इक्वल है, एक सिचुएशन में इसकी इक्वल है। सो इफ योर प्रॉब्लम इज गिविंग यू hints of maximum kinetic energy or maximum elastic energy, that is your E। समझ आ गई, क्योंकि दूसरा 0 है और ये हम इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक। एंड आई कैन इवन गो वन स्टेप फर्दर, ठीक है। हमें थोड़ी देर पहले अभी ये भी पता चल गया है कि हमें फॉर्मूला भी पता चल गया है कि हाफ एम वी स्क्वायर्ड किसकी वैल्यू है, के की। सो आई कैन नाउ रिप्लेस दीज वैल्यूज। तो इस के मैक्स की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर्ड। एंड व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज वी मैक्स की मुझे इवन फॉर्मूला भी पता है। वी मैक्स क्या है, तो ये मैं उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसकी जगह, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर्ड, एंड एक्स मैक्स आई नो इज ए, राइट। हाफ के ए स्क्वायर्ड। जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट आई कैन नाउ इक्वेट these two. Not these two, sorry, these two. So let's write an equation now. Because half k, and what is V max? Omega A, right? V max is omega A, and plug this there. Sorry, नहीं, मैं पहले ये लिख देता हूं, ठीक है, U max. So U max will be half k A squared, because A is the maximum value of x, and this must equal, because this is equal to the total energy, this must equal half m V max squared, and V max is omega A, right? These two must equal, because one is the maximum elastic energy which must equal the total energy, the other is the maximum काइनेटिक एनर्जी एंड विच मस्ट आल्सो इक्वल द टोटल, क्योंकि बाहर से तो कोई एनर्जी आनी नहीं है, ना जानी है। तो इसमें क्या मैं कैंसिल कर सकता हूं, ए स्क्वायर्ड, तो एंड हाफ भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम लेफ्ट विद व्हाट, के इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर्ड। यू गॉट दिस फॉर फ्री, एंड दिस कैन गिव मी एन एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, के ओवर एम अंडर रूट नहीं, स्क्वायर रूटेड, अंडर रूट कहां से आ गया, ठीक है। हाँ, तो प्लस माइनस यहां पे चैप्टर 4 में आएगा, इसमें नहीं आएगा। चैप्टर 4 में ओमेगा पॉजिटिव का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, ओमेगा नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज है। यहां पे हम सिर्फ काउंटर क्लॉकवाइज में इंटरेस्टेड, क्योंकि वो रोटेशन हम सिर्फ उसको एक ऐड किया है। यहाँ पे ओमेगा हैज टू बी पॉजिटिव, सो नेगेटिव वी रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और वैसे भी इसने हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अगर ये चैप्टर 4 होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या, और फिर हम कोई और हिंट यूज करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव है, ठीक। यस, वो कॉन्टेक्स्ट से होगा ना, ऑसिलेशन का क्वेश्चन होगा तो यही मतलब होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ओमेगा सिंबल का कौन सा मतलब है, वो चैप्टर, वो एग्जाम में नहीं होगी, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो तो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा ना, और वो रिजिड बॉडी होती है, उसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है। सो वो आपने खुद गेस करना है।
ये ऐसा ही है ना कि वो पेशेंट चला जाए और वो डॉक्टर को कहे कि मैं आपके 3rd ईयर में जो आपने पढ़ा था मैं उसका पेशेंट हूँ। ऐसा पेशेंट नहीं आता, ठीक है ना, वो खुद यू नीड टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। सो ये वही चीज मैं बता रहा था कि इन जनरल E इक्वल्स K प्लस U विच इज हाफ mv स्क्वायर्ड। अच्छा ये ठीक है, ये v स्क्वायर्ड है, v स्क्वायर ना कहें इसको। Why is v square wrong? Many people say half mv square. Why is that wrong? V square. You cannot combine two nouns in that way. Yeah? V square. ठीक है ना? तो it's actually v squared or square of v. ठीक है? You cannot just combine two things. Yeah? So मतलब ये है कि you are my student. Yeah? So मैं ये कह सकता कि teacher student. What does it mean? Yeah? Student teacher of student. ठीक है ना? समझ आ गई? Yeah, student taught. So it has to be v squared. You cannot say v square. और हाफ x स्क्वायर और ये फिर इसकी एक वैल्यू है, ठीक है, प्लस माइनस ए दोनों पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसमें कोई बता सकते हैं इसमें क्या गन टाइपिंग मिस्टेक क्या है इस लाइन में? इसमें टाइपिंग मिस्टेक बताएं। हाँ एक बात तो ठीक है, इधर यू मैक्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू उसकी मतलब जनरल वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू नहीं, ये स्पेशल वैल्यू है। तो एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यू मैक्स। यहाँ पे क्या मसला है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती तो ये बेसिकली हाफ 1 और 2 लिखना भूल गया ना, ये हाफ के स्क्वायर्ड है। तो ये आपकी जो खोपड़ी अल्लाह ने आपको दी है ना, इस्तेमाल करनी होती है। ये नहीं है कि ओह स्लाइड में तो माइनस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में तो माइनस नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। सो यू आई एक्सपेक्ट यू टू फिक्स दीज मिस्टेक्स योरसेल्फ, या क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली स्कूल किड्स एनीमोर, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू फिगर दीज थिंग्स योरसेल्फ। और ये यहाँ पे कौन सी मैक्सिमम होगी, के मैक्स, तो के मैक्स हो जाएगा ये, इट्स नॉट के, इट्स के मैक्स, और ये हाफ वी मैक्स स्क्वायर, ठीक। Now let's answer this question. A block oscillates on a very long horizontal spring, right? The graph shows the block's kinetic energy, right, as a function of position. तो यहाँ position है, यहाँ पे kinetic energy है. What is the spring constant? How do we figure it out? और यही methods है जो अभी हमने बताया. You don't need anything special. So you need to give me the strategy is very simple. You need to tell me how to translate this information, and you need to tell me how to translate why are these 2 points special. Yes. Since x equals 0, then maximum kinetic energy, you can just assume the same value of maximum potential. Yes. Yes. Because at 0, kinetic energy is maximum, elastic energy is 0. So that is not just the value of k. It is the value of k max, ठीक है, क्योंकि it's not just any point, it's a special point. And here, which energy will be 0? Kinetic energy will be 0. All the energy will be elastic. So that, and both these energies must equal, क्योंकि they are both equal to the total energy. समझ आए? ये वही लॉजिक है जो मैं वहां पे लगा रहा था, ठीक है। So now we will write an equation between these two, and they have to be equal because they are both equal to maximum values, and maximum value is equal to total value. तो इसकी क्या हो जाएगी, 8 जॉल्स, ठीक है, और 8 जॉल्स क्या है, हाफ के ए स्क्वायर्ड, एम्पलीट्यूड, राइट। But amplitude is already, I already know the amplitude. 2 is the amplitude. तो maximum value है, तो क्या हो जाएगा, no, आपने proper लिखना है, 2 meters squared, 2 meters squared, not 2 squared, ठीक है। Yeah, so that you don't need anything else.
उसने क्या मांगा हमसे, और स्प्रिंग कांस्टेंट, आई डोंट इवन नीड टू राइट हाफ एम वी स्क्वायर थिंग, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। तो इसको सॉल्व करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये हाँ 4, तो 4 क्या बताएं, एक तो ये है जॉल पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यू कैन आल्सो से न्यूटन पर मीटर। व्हाई आई डोंट नीड टू डू एनी कैलकुलेशन हियर बिकॉज आई एम यूजिंग SI यूनिट्स। सो अगर सारे यूनिट्स SI है देन यू नो द आंसर। और हुक्स लॉ में F इक्वल्स K, इसका मतलब न्यूटन पर मीटर। अगर ये यहाँ पे इनमें से कोई भी वैल्यू SI ना हो, लेट्स से सेंटीमीटर हो या किलो जॉल्स हो या मिलीमीटर हो या इंच हो, फिर आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो इन दिस केस आई कैन जस्ट नो द फैक्ट दैट ऑल द यूनिट्स आर SI। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग SI ओनली। ठीक है, उसने भी न्यूटन पर मीटर लिख दिया है। अगर ये आपको पता ना हो तो फिर आपको सारे कन्वर्जन करने पड़ेंगे ना, कि जॉल इक्वल न्यूटन मीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये वो अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था ना कि जो अभी हमने इक्वेशन लिखा था वो क्या था, एक ये था ना हाफ के, एक तो ये था कि आप ओमेगा ए स्क्वायर लिख दे इधर, ठीक है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि हाफ के और आगे ये किसकी इक्वल है, हाफ के नहीं, ये सॉरी हाफ के नहीं है, ये हाफ एम है, और यहां पे हाफ के ए स्क्वायर। लेकिन आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को ओमेगा ए इज ऑल्सो इक्वल टू वी मैक्स, which means that if you combine these two you get one relationship, that is omega equals, but if you combine these two yeah, if you combine these two you can cancel out the m। तो इसमें से क्या आप कर सकते हैं, इसमें v max की वैल्यू आपको मिल सकती है, वो क्या है ओमेगा, अच्छा ओमेगा ए तो ऑलरेडी है आपके पास ना, सो अब ये लगा इधर ओमेगा किसकी इक्वल है, टाइम्स ए, सो यू कैन इवन कंप्यूट वी मैक्स इन दिस वे, ठीक है। सो विल नाउ समराइज ऑल दीज इक्वेशंस इनटू वन लाइन। दिस इज द ओरिजिनल थिंग वी डिराइव्ड, and from this we can derive everything else. We know omega equals 2 pi f, right? So 2 pi f, so 2 pi उधर ले आए तो you have a free equation for small f, and because t equals 1 over f तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दे, या सो आपको जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो ये है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो देखो ना, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी व्हिच मींस साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें जो चीज, ये तो आप मैंने पहले भी शायद देखी हो, जो चीज इसमें लोग मिस करते हैं वो मैं बताता हूं, आप मिस ना करें। इसमें एक बहुत अजीब चीज मिसिंग है इन तीनों फार्मूलाज में। क्या मिसिंग है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप किसको समझ नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें एम्पलीट्यूड मिसिंग है ना, amplitude is missing, which means that if you know these values, let's say if I know m and k, or if I know, so if I know m and k, then it doesn't matter whether the amplitude is 1 meter or 100 meter. So you have two simple harmonic motions, one with an amplitude of 1 meter and another with the amplitude of 100 meter. They both will have the same period. Isn't it counterintuitive? आप कहेंगे इन दोनों का वो कैसे हो सकता है, एक ने सिर्फ 1 मीटर और दूसरे ने 100 मीटर, दोनों का पीरियड कैसे सेम होगा। सो हाउ विल यू आंसर दैट। ये फॉर्मूला तो हमें हर दफा एक ही वैल्यू देगा ना। लेट्स से वो 100 मीटर में भी m और k सेम है और वो 1 मीटर में भी, क्योंकि इसमें a तो है नहीं। सो बेसिकली फॉर द लार्जर एम्पलीट्यूड यू विल हैव द लार्जर
elastic energy, and that larger elastic energy means that initially it will have larger acceleration. क्योंकि जो इधर अभी हम आएंगे ना, जो वहां पे वो एक्सेलरेट करेगा, so it will accelerate more and it will need the same time. वो उतने ही टाइम में करेगा कि वहां पे एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी वहां पे ज्यादा है, यहाँ टोटल एनर्जी. So total energy depends on A, right? So when you have a larger amplitude, that means a larger total energy, and a larger energy can make things happen in short time. और समझ आ गई बात? इसकी मिसाल ऐसी है ना कि you drop two objects from the same height and they have the same mass. No, sorry, they have different masses. They have different masses and you drop them. So you would expect that the gravitational pull on this is larger because the mass is larger, and the gravitational pull on this is smaller because the mass is smaller. So if the gravitational pull is different, why they drop at the same time? The reason is that the time to reach the ground does not depend on the force, it depends on the acceleration. The time to reach the ground depends only on the, और acceleration किसके इक्वल है? तो ज्यादा मास ज्यादा फोर्स, रेशो चेंज नहीं हो रहा. सो जो लार्जर ऑब्जेक्ट होगा उस पे फोर्स भी ज्यादा होगा ताकि ए सेम हो जाए. स्मॉलर एम पे फोर्स भी स्मॉल होगा, और वो ए डिटरमिन करता है, क्योंकि जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है ना टाइम कैलकुलेशन के, उसमें एक्सेलरेशन है, उसमें फोर्स नहीं है. समझ आ गई? तो यहां पे भी ये है कि यहां पे जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और के पे. ये ए पे डिपेंड नहीं करेगा. तो अगर ए इंक्रीज करेंगे आप, तो ए क्या, व्हाट डू यू मीन व्हेन इंक्रीज ए? व्हेन वी इंक्रीज ए वी इंक्रीज हाफ के ए स्क्वायर्ड, राइट? सो वी इंक्रीज द टोटल एनर्जी. So when we increase the total energy, not only the maximum elastic energy will increase, the maximum kinetic energy will also increase. Yeah. So it means that it can, with those high energies, it can oscillate in that same time. अब आप बताएं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें. A mass oscillates on a horizontal spring with period t equals 2.0 seconds. टाइम पीरियड दिया हुआ है, मास और स्प्रिंग की वैल्यू नहीं दी हुई. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज डबल्ड, सो आप मास और स्प्रिंग को नहीं चेंज करते. सो व्हाट डू यू मीन बाय डबलिंग द एम्पलीट्यूड? बिकॉज यू आर नाउ गिविंग इट मोर एनर्जी. By doubling what will be the new period? The same. Why? Because it doesn't depend on the amplitude. It doesn't depend on the total energy. ठीक है ना? It only depends on mass और k. जब तक चेंज नहीं होंगे पीरियड भी सेम होगा. इसका बताएं आप. A block of mass m oscillates on a horizontal spring with period 2.0. If a second identical block is glued, अब ये different question है. If a second identical block is glued to the top of the first block, the new period will be. What are you increasing here? Mass. You're not increasing the spring constant. ठीक है? तो अब इसमें कौन सा फार्मूला चलेगा? वहां पे फार्मूला वो चलेगा जिसमें m आ रहा हो ना, m और k. तो अब आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि t equals, if you remember, it was m by k, right? और यहां पे क्या था? 2 पाई था, ऊपर 2 पाई था. I forgot it. Wait a minute. हाँ ये था, इधर 2 पाई इधर था. ठीक है. So what will happen? You increase the mass, so time period will also increase. But by which law? You have to take the square root. तो वो आपने डबल किया हुआ है ना, तो वो जो डबल है उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है पहले. ठीक है. So it will be 2.8 क्योंकि it will be 2 times 2 square rooted. ठीक है. ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसने. इज प्रोपोर्शनल टू m square rooted.
ये बताएं जरा, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स, सो इसमें क्या कॉमन है दोनों में? m is common क्योंकि block refers to the mass. Oscillate on different horizontal springs, so k की वैल्यू डिफरेंट है. So you have two systems with the same mass and k1 and k2, right? और ये उनका ग्राफ दिया हुआ है, किसका? पोजीशन का. तो ग्राफ देख के क्या पता चलता है दोनों में कौन सी वैल्यू डिफरेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है या क्वांटिटी? एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन वो वैल्यू आपको नजर ही नहीं आ रही, वो कितनी है ना? फ्रीक्वेंसी इज विजिबली लार्जर फॉर द रेड वन. रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. अब वहां पे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ढूंढे, ठीक है ना? तो आप चीट शीट को ऐसे यूज करनी है. फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू के, एम सेम है उधर ना, सो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर रूटेड. तो अब बताएं वहां पे किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा? रेड का ज्यादा होगा. जस्ट नीड टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है? तो इक्वेशंस कौन सी यूज करनी है वो आपने दिमाग लड़ाना है, ठीक है? ठीक है, f is proportional to k square rooted. Let's okay, for your convenience I have rewritten this in my notes and let's go through it, ठीक है? क्योंकि उसमें इसको कैसे जो है ना वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, वो टेबल कैसे बनाना है वो मैं क्विकली बताना चाहता हूँ. Okay, so read this. Is this enough? और इसको जूम कर दूं मैं. ओके, अब 500 ग्राम, अब ये देखो ना ग्राम ये एसआई यूनिट नहीं है, तो अगर आप ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे फिर वो सारी यूनिट्स आप खुद करेंगे फिर, ठीक है? 500 ग्राम ब्लॉक ऑन ए स्प्रिंग इज पुल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड. यहां तक क्या क्या हो सकता है? एम की वैल्यू इधर लिख दी मैंने, ठीक है? और 20 सेंटीमीटर क्या है? एंड रिलीज का मतलब है कि दैट 20 सेंटीमीटर इज योर एम्पलीट्यूड एज वेल, ठीक है? एम्पलीट्यूड एंड देयर इज आल्सो एक्स नॉट. सो आप इसको एक्स नॉट कहें, एम्पलीट्यूड कहें, एक्स मैक्स कह दें, वो एक ही है, ठीक है? आगे, द सबसीक्वेंट ऑसिलेशंस आर measured to have a period of 0.8 सेकेंड. तो मैंने वो लिख दिया 0.8 सेकेंड, ठीक है? At what position or positions, ये आपको क्या हिंट दे रहा है कि when you are calculating this value it is possible that you get multiple values and he is asking for both. अगर एक वैल्यू है तो एक लिख दे, मल्टीपल है तो सारे लिख दे. समझ आ गई? He wants to know whether you get one value or multiple values, and if you do get multiple values you have to list all of them. That's what the question is asking for. Position or positions, ठीक है? Is the block speed 1 meter per square second or second squared? तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अभी तक मैंने आपको बताई है, किस तरह की चीज़ों के लिए आप लेबल यूज करते हैं. सो यू यूज ए लेबल एट विच द स्पीड इज 1.0 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो वो आपका लेबल क्या होगा? लेबल 0 हम लगा सकते हैं उसके लिए? नहीं, लेबल 0 इज टिपिकली यूज्ड फॉर द इनिशियल पॉइंट. So let's use label 0 to represent the initial state, yeah, and label 1 to represent the state when velocity. Then this will make our mathematics easier, right? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इधर? ये जो 1.0 है मैं इसको क्या कह रहा हूँ? I'm calling it V1, so that 1 can be used in my to find. So what is to be found? अब आगे नहीं, आगे क्वेश्चन देखे ना. At what position? So I need x1. So just by using this label, I can simplify the math. और आगे क्या है? And x1 can have multiple values. Yeah? ठीक है? What is the spring constant? K. So that's all. Yeah? I need x1 and k, and from these pieces of information. So what will be the first thing I need to do? जो चीज information given है उसको मैं convert करता जाऊं. So the first thing I can do is to compute the angular frequency because time period is given, right? So omega is 2.5 pi radian per second.
एंड यू विल नाउ सी व्हाई दिस हेल्प्स। हमें पता है कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो टोटल एनर्जी क्या है? हाफ के एस स्क्वायर्ड। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस टोटल एनर्जी? हालांकि ये तो इलास्टिक एनर्जी है, बिकॉज ए इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो इलास्टिक, वो टोटल बी होगी, ठीक है। सो आई नो हाफ के एस स्क्वायर्ड हैज टू बी द टोटल एनर्जी बिकॉज ए इज द मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पे के चूंकि मिसिंग अभी पता नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अभी आई कैन जस्ट राइट इट डाउन। और आगे मैंने क्या लिखा है ये बताएं, इसको एक्सप्लेन करें। कैन यू टेल मी कि ये किस पॉइंट पे होगी? हम लेवल 0 और लेवल 1 यूज कर रहे हैं, ये किस पॉइंट पे होगी? ये 0 पे होगी ना? क्यों? क्योंकि मैंने इलास्टिक यूज की है। तो इलास्टिक टोटल के कब इक्वल होती है? और मैक्सिमम इस प्रॉब्लम में 0 पे है। तो बेसिकली ये आपका के सॉरी ये U0 है। क्या है? U0, ठीक है। और ये क्या है? U1 प्लस K1। तो आप इसको ऐसे देखें, व्हाट आई हैव रिटन इज दिस U1 प्लस K1 equals U0 because I know that K0 is 0. All the initial energies, all the initial total energy is in the elastic form, U0. And that U0 is half Ks squared, then half Kx1 squared. x1 अभी नहीं पता होता, हमने कैलकुलेट करना है। और अच्छा, आप ये ना देखें कि आपको क्या चीज पता है क्या नहीं पता, वो तो आपको पता है कि x1 आपने कैलकुलेट करना है। सो लेट इट बी इन योर मैथ, ठीक है। प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। सो इसमें m आपको पता है और v1 उसने दिया हुआ है। सो इन दिस इक्वेशन व्हाट आर द अननोन्स? इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें x1 भी अननोन है और k भी अननोन है। सो यू कैन नॉट यूज वन इक्वेशन विथ 2 अननोन्स। तो अब आपको समझ आइए कि मैंने ये क्यों किया है। अगर ये मसला ना होता ना और यहां पे अननोन एक होता, मुझे इस स्टेप की जरूरत ना होती। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। अगर इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन होता तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था, राइट। अब यहां पे एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, के भी अननोन है, वो उसको उसने वो पार्ट बी में चाहिए उसको, और पार्ट ए में उसको x1 चाहिए, वो भी अननोन है। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मुझे कोई और इक्वेशन ना पता हो, और ये मैं उसमें यूज करूंगा अभी नाउ यू विल सी व्हाई दिस विल हेल्प मी। सो अ वैल्यू ऑफ ओमेगा, आपको पता है एक लाइन थी जिसमें ओमेगा भी था, स्मॉल f भी था और पीरियड भी था, ठीक है। तो मैं उनमें से एक को पिक करके यहां पे हेल्प करना चाहता हूं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दिस, व्हाट विल यू डू? You will leave this term on one side and everything else to the other because you want x1, right? At the moment forget about k, को हम बाद में कर लेंगे। So leave half kx squared on one side, move everything to the other and then take the square root, right? तो मैंने ये कर दिया, leave x1 and move everything to the other side and take the square root. And because this is going to give me only the positive value, so I need to write the plus minus because I want all the values, right? प्लस माइनस। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो कि ये आपने नोट करना है क्या, ये इसने भी वही किया है ना, इसने यहां प्लस माइनस नहीं लिखा, समझ आ गई। और ये इसको इवेल्युएट करके ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि इस सिंबल का एक ही मतलब है, वो मैं और आप चेंज नहीं कर सकते, समझ आ गई। तो ये प्लस माइनस आपने इधर लिखना था। दिस सिंबल विल ऑलवेज हैव वन मीनिंग, या नो वन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ दैट नो मैटर हाउ पॉपुलर दैट पर्सन इज। सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, ठीक है। प्लस माइनस यहां पे आएगा। सो लेट्स गेट टू दिस नाउ। अब ये यहां, अब इसमें मैं क्या करूंगा
कि चूंकि k भी अननोन है और x1 भी अननोन है, तो k तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे मुझे m डिवाइडेड बाय k नजर आ रहा है, और m डिवाइडेड बाय k किसकी इक्वल है? नहीं, k डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूटेड किसकी इक्वल था? समझ आ गई? सो m डिवाइडेड बाय k विल बी, अगर मैं इसको हटा दूं तो स्क्वायर हो जाएगा, सो m डिवाइडेड बाय k विल बी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर. सो आई रिप्लेस्ड m डिवाइडेड बाय k विद 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर. समझ आ गई? अब आपको समझ आ गई वो ओमेगा मैंने क्यों कंप्यूट की है. ठीक है. अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपके जहन में भी ये वाला ट्रिक आ जाए. आप ओमेगा की जगह लेट्स से उनमें से कोई और इक्वेशन यूज करें, टी वाला यूज कर दे या स्मॉल एफ वाला यूज कर दे, फिर आपको उस हिसाब से वो यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी. सो वेदर यू स्टार्ट विद ओमेगा और विद टी और विद स्मॉल एफ, हियर यू हैव टू डू समथिंग. देखा ना, अगर ये ओमेगा की जगह लेट्स से टी होता तो फिर यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन यूज करते. देखिए, ठीक है ना, और वहां पे फिर ओमेगा की जगह क्या आता? टी आ जाता. कैन यू सी दैट? आई कैन इवन डू दिस हियर. ठीक है, इस इक्वेशन में टी चूंकि उसने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, टी क्या है? लेट्स से मैं ये ओमेगा कंप्यूट नहीं करता. ठीक है, एंड आई हैव दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में क्या है? m ओवर k, t ओवर 2 पाई स्क्वायर्ड. सो आई कैन जस्ट राइट t over 2 pi squared because t is known. ठीक है, in both cases I can now solve this क्योंकि सारी वैल्यूज अब अननोन हो गई और वो आपके पास वो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 0.15. दैट इज माय आंसर. व्हाई? क्योंकि both the values, yeah, he is asking for all the values, position or positions. So I can say x1 is either plus 0.15 meter or minus 0.15 meter. ये ट्रिक समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, आप इसको कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन यू नीड टू प्ले विद द अलजेब्रा. और स्प्रिंग कांस्टेंट का वंस यू नो द वैल्यू ऑफ x1 एंड यू आल्सो नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो k के लिए आपको पता है क्योंकि k by m इज रिलेटेड टू ओमेगा, सो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, और k by m मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर्ड है, सो यू कैन जस्ट प्रोसीड विद दैट. ठीक है, यू जस्ट नीड टू डू सम ट्रिक्स. इसने टी के लिए ये मेथड यूज किया हुआ है. डजंट, आई मीन यू कैन चूज एनी ऑफ दोस 3 इक्वेशन. ठीक है, ये एक और पॉसिबिलिटी है, डजंट मैटर. सो द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली डायनामिक्स. अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, हमने इस चैप्टर में 2 चीजें कवर की है. एक, हमने शुरू में, आपको याद होगा, वी ओनली वर कंसर्न्ड अबाउट x एंड vx. x is position, vx is velocity. So when you are only concerned about those 2 quantities, which branch of mechanics are you actually in? That is called kinematics, right? Kinematics में you are interested in the motion and studying motion without worrying about the causes. फिर उसके बाद हमने एनर्जी की, एनर्जी में भी कॉज. अब हम कॉज को डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो x और y है ये आ किधर से रहे हैं. समझ आ गई? तो अब मैं आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट लेक्चर. आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि कॉज इफेक्ट आप मुझे बताएं. तो पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? व्हाट कॉज डू आई नीड टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी? आप भूल गए सारा? मैंने पोजीशन चेंज करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, ये मार्कर इधर है ना, और मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी है. क्या? वेलोसिटी चाहिए. I cannot change the position without velocity. So position will require velocity. A change in position will require velocity. A change in velocity will require acceleration. ठीक है ना? And acceleration we know requires force. तो जब हम वहां पे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वजह से, तो नाउ वी आर डूइंग डायनामिक्स. अब ये डायनामिक
पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। सो नाउ वी फॉर दैट व्हाट इफ वी हैव द मोशन डायग्राम, या मोशन डायग्राम, दोस डॉट्स, और आप देखिए कि यहां पे अगर आप इसकी वेलोसिटी चेक करें, वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है? इक्विलिब्रियम के अराउंड, और एंड पॉइंट्स पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। और हमने वेलोसिटी ही से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो वी डोंट नीड पोजीशन हियर। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए अब आप एक्सेलरेशन लिख दें। यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन अगर आप मोशन डायग्राम को देखें, चेंज नहीं हो रही। मैक्सिमम होते हुए भी वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो सेम है। तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या है? 0 है। यहां वेलोसिटी 0 है, लेकिन 0 होते हुए भी वो चेंज हो रही है। इट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो पहले ऐसे है, फिर ऐसे हो गई। सो इसका मतलब यह है कि वेदर द एक्सेलरेशन शुड नॉट बी concluded from the value of v. It should be concluded from how the values are changing. So even small v can change. देखो ना, ये small value है और small value है, लेकिन it's a big change in I. So a will be maximum here, even though v is 0 there, and a will be 0 here, even though v is maximum there. Similarly, a is maximum magnitude wise, क्योंकि वो negative हो जाता है, even though v is 0 there. ठीक है? तो इससे क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं? and this same conclusion can also be drawn by doing math. You know ax, yeah, component of a along x. Never write a because a will be the magnitude, right? ये आप लोगों ने एग्जाम में भी ये गन मचाया हुआ है कि आप a लिखते हैं. a is the magnitude, yeah? So when you write a, you cannot get negative values then. So ax equals derivative of vx with respect to t. Derivative vx का फार्मूला आपको पता है, डिफरेंशिएट करें आपको ये मिल जाएगा. तो इसको प्लॉट करें, आपको वही कंक्लूजन मिल जाएगी. ठीक है? अब आप देखें ना कि अगर कोसाइन कहाँ मैक्सिमम होता है? पोजीशन में, जब पोजीशन 0 होता है. नहीं, जब पोजीशन मैक्सिमम होता है, सॉरी, जब पोजीशन मैक्सिमम होता है तो कोसाइन भी मैक्सिमम होता है. याद है इनिशियली, क्योंकि फाई नॉट की वैल्यू 0 होती है. तो उसी पे आपको एक्स भी मैक्सिमम मिल जाएगा. ठीक है? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, दैट इफ वी कंपेयर दिस विद द इक्वेशन ऑफ x, it turns out that ax is simply equal to negative omega squared times x. Can you see it from this equation? How did we arrive at this from this equation? Can you see that? हमने इसको डिफरेंशिएट किया और यहां पे इस एक्सप्रेशन में x कौन सा वाला पार्ट है? a cos omega t is your x, right? So it's minus omega squared times x. ठीक है? तो अब यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब x मैक्सिमम होगा तो ax नेगेटिव मैक्सिमम होगा विद नेगेटिव साइन. ठीक है? जब x 0 होगा तो a भी 0 होगा, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन द मोशन डायग्राम. और जब x मिनिमम होगा, व्हिच मींस नेगेटिव a, तो ax मिनिमम मैक्सिमम होगा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव इज. तो आपने दोनों देखने हैं. सो मैक्सिमम a, ये रूल आपने बनाया, मैक्सिमम a ट्रांसलेट्स टू मिनिमम a, क्योंकि उधर नेगेटिव साइन आ जाता है. मिनिमम का मतलब 0 नहीं होता, राइट? मिनिमम का मतलब नेगेटिव वैल्यू होती है. और when x is minimum, x is maximum, and when x is 0, a is 0. और इन ग्राफ को भी आप देख के बता सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव मैक्सिमम है तो ये नेगेटिव मैक्सिमम हो गया. ठीक है? जब ये 0 है तो ये भी 0 है. जब ये नेगेटिव मैक्सिमम है तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम है. एंड दे आर इन फेज, या कोई आगे पीछे नहीं है. ठीक है? सो the acceleration is proportional to the negative of the displacement. अच्छा, आपको याद होगा स्कूल में आपने ये चीज पढ़ी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने वहां पे डेफिनेशन ये दिया जाता है. ठीक है? वहां पे तो आपको चूंकि ये फर्क नहीं पता होता ना, तो यू एक्सेप्ट दैट एज ए डेफिनेशन. दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन. दिस टेल्स यू, क्योंकि ये डिराइव हमने किया है बेसिकली when you want to explain why x and v are changing, so this is an explanation.
ठीक है, जो डेफिनेशन है वो वही है जो स्टार्ट में मैंने दिया था कि सिंपल हार्मोनिक उसको कहते हैं जिसमें x क्या हो। अब वो नोट्स मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन x इज साइनसॉइडल उसको आप क्या कहेंगे? सो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो फिजिसिस्ट स्ट्रिक्टली यूज करते हैं, साइनसॉइडल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब जब आप उस साइनसॉइडल को स्टडी करते हैं तो इट टर्न्स आउट, सो दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइन एंड कोसाइन। ठीक है ना, तो इसलिए इसको वो मतलब वी कैन नॉट टेक दिस एज अ डेफिनेशन। Many people use this as a test for, you can use this as a test for simple harmonic motion. इसकी ना मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि how do you distinguish between definition and testing something or properties. Equilibrium की क्या definition है बताएं? Definition बताएं, वो चेक ना बताएं। जो आप बता रहे हैं वो टेस्ट है, वो डेफिनेशन नहीं है। हाँ, डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो। ठीक है, और वो कब होगी? अब आप टेस्ट की तरफ जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगी? जब फोर्स एक्सटर्नल जीरो होगा। तो देयर यू आर यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टू मेंशन द कंडीशन फॉर, सो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दिस इज नॉट व्हाट इक्विलिब्रियम मीन्स। तो यहां पे भी ये है कि ये जो है ना, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। SHM किसको कहते हैं? जिसमें साइन या कोसाइन हो, और एनी कॉम्बिनेशन। इट डजंट नीड टू बी साइन, इट डजंट नीड टू बी कोसाइन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड। तो इसका मतलब है कि फाई नॉट की जो मर्जी वैल्यू हो उसको हम SHM ही कहेंगे। तो हमारा फाइनल डेफिनेशन क्या हो गया SHM का? SHM हम किसको कहेंगे? व्हेन x इक्वल्स a कोसाइन, when x has this form we call it SHM। ठीक है, और जब इसको हम एनालाइज करते हैं, when you differentiate this, right, you get Vx and then we differentiate again, you get an equation for Ax and that gives you, yeah, so this is a consequence of that definition। तो ये एनालॉजी मैंने इसलिए दी थी कि जिस तरह जब आप कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, that is a consequence of the first law, that is not the definition of equilibrium। तो यहाँ पे भी वही है ना कि डेफिनेशन ये है और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। अब स्कूल में ये आपको क्यों ये नहीं बताया गया था? क्योंकि स्कूल में कैलकुलस थी नहीं ना, सो दिस वाज द ओनली थिंग यू कुड फॉलो एट दैट टाइम। ये जो पोजीशन के लिए हम साइन फंक्शन यूज नहीं करते, तो उसमें इसको कुछ टच करके रिलीज करते हैं, ये वजह से नहीं, ये कन्वेंशन है। आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपने चूंकि फाई नॉट यूज करना ही करना है, तो आप चाहे यहां पे कोसाइन यूज करें चाहे साइन करें, दे विल बोथ वर्क फाइन। नहीं, लेकिन एक यू कैन नॉट यूज बोथ ना, क्योंकि कन्वेंशन भी तो फॉलो करना है ना, जिस तरह काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, तो यहां पे जो मेजॉरिटी जो फिजिसिस्ट हैं दे यूज दिस, और उसकी वजह वो भी है ना कि हम वो जो सर्कुलर मोशन का शेडो लेते हैं वो हम एक्स पे लेते हैं, वो कोसाइन बन जाता है ना। ठीक है, हाँ वो एक्स। सो वी दैट इज व्हाई वी यूज दिस। And when we move to traveling waves, this cosine will change to sine, but that has another reason. वो बाद में डिस्कस करते हैं। Okay, so now let's get to the dynamics of simple harmonic motion. अच्छा, इवन ये इक्वेशन भी डायनामिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने एक को तो बता दिया, लेकिन ए कहां से आया है? जब तक आप उसको एंड तक नहीं पहुंचाएंगे ना, ए के लिए आपको फोर्स चाहिए। जब तक आप फोर्सेस पे ना जाए, डायनामिक्स शुरू नहीं हुआ। तो x, v and a they are both part of kinematics। और kinematics की इक्वेशन जो आपने स्कूल में पढ़े थे उसमें वही 4 इक्वेशन थे ना, 3 इक्वेशन, vf is equal to vi plus and so on। तो उसमें देखो, उसमें फोर्स नहीं था, उसमें x भी था, v भी था और a भी था। ठीक है, तो डायनामिक्स अब शुरू हो रहे हैं। सो नाउ वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि हमें ये तो पता चल गया कि ax हमें चाहिए v को चेंज करने के लिए, लेकिन ax के लिए चाहिए, ax के लिए फोर्स चाहिए। फोर्स बाहर से नहीं आएगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, द मास स्प्रिंग सिस्टम इज आइसोलेटेड। अगर आपने इसको आइसोलेटेड नहीं रखा तो ये फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो वो फोर्स कहां से आ रहा है? वो स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो जस्ट बिकॉज यू आर कॉलिंग इट फोर्स डजंट मीन दैट इट इज द एक्सटर्नल फोर्स. ये ध्यान रखें कि जो एफ जो आपका है ना, जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, वहां पे आप बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की, इंटरनल की नहीं करते. ठीक है. तो ये जो माइनस के डेल्टा एक्स है, हुक्स लॉ जिसको कहते हैं, ये आपका स्प्रिंग का फोर्स है, विच इज द इंटरनल फोर्स. इट इज हाउ द स्प्रिंग रिस्पॉन्ड्स टू डेल्टा एक्स. आप स्प्रिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ है. अगर आप इस पर गौर करें ना, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें तो वापस जाना चाहता है. सो एक्शन रिएक्शन. सो हुक्स लॉ इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. न्यूटन थर्ड लॉ सिर्फ एम के लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए. आपने केमिस्ट्री में याद है आपको, केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता था, ले शाटेलियर प्रिंसिपल. दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ, पीरियड. न्यूटन थर्ड लॉ इज एवरीवेयर. ठीक है ना. तो इफ स्प्रिंग, और ये एक्स हम क्यों लिख रहे हैं? अगर मैं ये एक्स ना लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, देन आई कैन नॉट राइट द माइनस साइन, देन आई हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एज वेल. और ये अच्छा, तो माइनस साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन. ठीक है ना, माइनस. ठीक है. तो ये बेसिकली एक्शन है और ये रिएक्शन है. ये एक्शन नहीं है, ये ध्यान में रखिए. स्प्रिंग फोर्स इज अ रिएक्शन टू डेल्टा एक्स. और डेल्टा एक्स कहां से आया है? बाहर से आया है. आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ है तो इसका रिएक्शन हो गया. तो ये ना कहे कि ये डेल्टा एक्स एक्स की वजह से है, ये डेल्टा एक्स की वजह से है, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. ठीक है. हाँ, अब मसला ये है कि बाहर का फोर्स तो खत्म हो गया ना, तो फिर हम ये इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब यह है कि इवन दो दिस होल सिस्टम इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जिसने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी है वो तो चला गया है, लेकिन अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे. सो दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर गोइंग टू इंटरेक्ट. सो जब मास मूव करेगा, सो व्हेन द मास इज मूविंग, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, और ये अपने मोशन के साथ क्या करेगा? इट विल कंप्रेस द स्प्रिंग. And when the mass move from left to right, it will stretch the spring. So now you are discussing this internal interaction between the mass and the spring inside the system, nothing external. So the Newton's action and reaction will apply even here between these two. So what the mass is doing by moving, the mass is actually giving us delta x. Why? Because mass will have velocity, and because of its velocity, it will move. It will change its position, and that position will automatically change the position of the spring as well. अब आप समझ आ गई? तो डेल्टा एक्स कहां से आ रहा है? अब मुझे now asking again, डेल्टा एक्स कहां से आ रहा है? इस की वजह से नहीं आ रहा. डेल्टा एक्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वी एक्स ऑफ द मास, क्योंकि मास को आपने अटैच किया हुआ स्प्रिंग के इस एंड के साथ. तो जब मास मूव करेगा तो स्प्रिंग का ये एंड भी मूव करेगा. सो दैट डेल्टा एक्स इज बिकॉज ऑफ द वी एक्स ऑफ द मास. दैट इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड व्हेन दैट हैपेंस, spring will see that as an action and then it has to react. तो ये जो spring force है ये उसका reaction है. अब समझ आ गई बात? And now you can also see why we have a negative sign. Every reaction will have a negative sign attached to it. Action reaction. ठीक है. तो अब आप यहां पे चेक करें कि ये तो हमें action reaction pair मिल गया. अब हम चाहते हैं कि now we want to discuss M only. What will happen to M? Now we are actually making a new system. We want to take M as a system. So M, now go back to second law. Second law क्या कहता है न्यूटन का? कि जब आपके पास पार्टिकल हो with mass M और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हो तो वो एक्सेलरेट करेगा. यहां पे because I am taking M as my system, तो ये जो फोर्स है ये इस सिस्टम के लिए तो इंटरनल है लेकिन M के लिए वो एक्सटर्नल है क्योंकि I am taking M as my system. तो अब ये स्प्रिंग M पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और M के लिए ये स्प्रिंग फोर्स क्या है? नेट फोर्स है. इट इज नेट फोर्स फॉर M. तो नाउ आई कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, M टाइम्स
पे अटेंशन टू दिस इक्वेशन, ये F net equals ma है बिकॉज आई एम अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ टू दिस मास, लेकिन वो फोर्स कहां से आ रहा है? वो बाहर से नहीं आ रहा, वो स्प्रिंग से ही आ रहा है. सो द स्प्रिंग फोर्स, अब मुझे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताए. स्प्रिंग फोर्स इज अ रिएक्शन to the motion of the mass, because the motion of the mass causes a deformation, and the acceleration of the mass itself is a consequence of the spring force. तो ये हो गया ना एक्शन रिएक्शन. मास जब मूव करता है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करता है या डिफॉर्म करता है, और जो स्प्रिंग जब वो रिस्टोरिंग फोर्स चलाता है तो वो मास को एक्सेलरेट करता है. सो दे आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग दीज एनर्जीज, या काइनेटिक एनर्जी converting to potential energy and potential energy converting to kinetic energy. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिंक दे दूं, K और U में जो एक्सचेंज हो रही है वो बेसिकली किस में एक्सचेंज है? ये इन दोनों में एक्सचेंज है, एंड वी नो डेल्टा x इज बिकॉज ऑफ Vx. ठीक है, इसमें इसके साथ तो माइनस साइन लग रहा है. ठीक है, इसके साथ माइनस साइन क्यों नहीं लग रहा? इधर माइनस है, उधर माइनस क्यों नहीं है? Who can tell that? ये माइनस की क्या रीजन थी? क्योंकि इट वाज अ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज अ रिएक्शन फोर्स. इसमें माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूटन लॉ में कोई माइनस साइन नहीं है ना. F net equals ma. न्यूटन लॉ में कहां से माइनस साइन आ गया? न्यूटन सेकंड लॉ इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन लॉ. इट टेल्स यू व्हाट विल हैपन टू m व्हेन देयर इज अ फोर्स. तो उसमें माइनस साइन नहीं है, उसमें प्लस साइन है. ठीक है, और यहां पे आप क्या करेंगे? टेक दिस m to the other side, so ax equals minus k over m x. लेकिन ये इक्वेशन पिछली स्लाइड में भी था. पिछली स्लाइड में क्या था? यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड वाज द इक्वेशन यू सॉ व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम SHM. You differentiated it twice, you got that. This was the kinematic view of this equation. This doesn't tell you where A is coming from. ठीक है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये प्रोसेस है. ये आपको ये बता रहा है कि एक आ किधर से आ रहा है. अब यहां पे K और M आ गए ना, तो K और M will remind you कि it's an interplay between the spring and the mass, और ये उसके इंटरेक्शन की वजह से आ रहा है. ठीक है, so this is another way. अच्छा, इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? कि ओमेगा मस्ट इक्वल K और M स्क्वायर रूटेड. देखो ना, लेकिन दिस इक्वेशन वी सॉ अर्लियर एज वेल. पहले हमें इक्वेशन कहां से मिली थी? काइनेटिक और इलास्टिक एनर्जी को जब हमने इक्वेट किया था मैक्सिमम वैल्यूज को, तो भी हमें ये मिलेगी. तो इसका मतलब यह है कि दिस इक्वेशन यू कैन डिराइव नॉट ओनली बाय डिस्कसिंग एनर्जीज बट आल्सो बाय डिस्कसिंग डायनामिक्स. सो दिस इज द डायनामिक्स व्यू एंड दैट इज द एनर्जी व्यू. ठीक है ना, बोथ लीड टू द सेम कंक्लूजन. ठीक है, अब ये जरा बताएं आप, अगर आपको ये समझ आई है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. Mass oscillates on a horizontal spring. Its velocity is Vx. ठीक है, and when it has velocity, it will deform the spring, and the spring exerts force Fx. ये उसका spring का force है जो, ठीक है ना, वो restoring force. At the time indicated by the arrow, इन तीनों में से कौन सा ठीक है? Vx और Fx की वो साइन बता रहा है. ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे बताओ x की क्या वैल्यू है? माइनस है, राइट? तो माइनस ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो इनमें से कौन सा ठीक हो गया? नहीं, ये पोजीशन है, ये v है. अभी नहीं कर सकते ना. The value of x will not tell you the sign of v. It will tell you the sign of fy, क्योंकि ax is proportional to minus x.
और AXF, ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो क्या है? स्प्रिंग फोर्स इट इक्वल्स माइनस के एक्स। यहां पे डेल्टा एक्स की जगह मैं एक्स भी लिख सकता हूं, क्यों? नॉर्मली हम डेल्टा एक्स लिखते हैं ना, यहां डेल्टा एक्स की जगह मैं एक्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इक्विलिब्रियम जीरो है ना। So when the equilibrium is zero, you start from zero. So delta x equals x. But only in this case. Generally, delta x will not be equal to x. ठीक है? So fx equals minus kx. अब बताएं x की वैल्यू क्या है? माइनस a है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी ना। So fx will be positive, right? तो आपका जो आंसर है वो a है या d है? या a होगा या b और c नहीं हो सकते, क्योंकि b कह रहा है कि जीरो है, मुझे हमें पता है जीरो नहीं है, ठीक है, और b भी नहीं है क्योंकि हमें पता है। अच्छा, अब a और d में कैसे सेलेक्ट करेंगे? नहीं, अब आप वेलोसिटी की भी बात करें ना, तो वेलोसिटी के लिए आप उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। स्लोप क्या है उधर? जीरो है, तो vx इज जीरो। सो d इज द आंसर। d is the answer because vx is zero, slope is zero, and x is negative a, and negative is positive। ठीक है, ये बताएं जरा। A mass oscillates on a horizontal spring, its velocity is vx, right? फिर भी उसने पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है। Its velocity is vx and the spring exerts force fx at the time indicated by this arrow। अब ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे मुझे बताएं what is the value of x? जीरो, इक्विलिब्रियम है। तो पहले ये देखिए कि इसमें कहां कहां जीरो है, और x हमें पता है कि fx से भी रिलेटेड है, तो अगर x जीरो है तो fx भी जीरो है। अब बताएं, सो सी हमें अभी क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं है तो हमें वी डोंट इवन नीड टू लुक एट द अदर ऑप्शन, बट वी नीड टू एक्सप्लेन कि why is vx नेगेटिव, राइट? सो why is vx नेगेटिव, ये तो हमें करेक्ट आंसर तो मिल गया। vx क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x, तो स्लोप क्या है? नेगेटिव है, इट्स गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, सो ये आप इसलिए ये चीजें सीरियस ले, क्योंकि मैं अगर कोई एमसीक्यू एग्जाम में दूंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं ये वाला कॉपी पेस्ट कर दूं, हो सकता है मैं कोई उसमें ऑप्शन डाल दूं जिसमें आपकी वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो ना। सो यू नीड टू टेल मी व्हाई इज दिस रॉन्ग, सो आप इसको डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज दिस रॉन्ग, क्योंकि यू विल बी रिक्वायर्ड टू take and cross each and every option. Why is this wrong? Vx cannot be positive because it's going negative. ठीक है, and why is fx cannot be positive? क्योंकि positive will require x to be positive and x is zero there. हाँ, जब बिल्कुल अगर फोर्स पॉजिटिव है तो x को भी पॉजिटिव आना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है, ओके, अब ये तो हमारे पास जितने भी स्प्रिंग मास सिस्टम हमने देखे वो सारे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हम किसी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को, अच्छा एक बात बड़ी जरूरी है कि जब हम कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम जीरो कहते हैं, तो जीरो का मतलब यह है कि हम वो हमारा रेफरेंस है। ठीक है, आप जब घर से स्टार्ट करते हैं सुबह फास्ट आने के लिए तो आप उसको जीरो कह देते हैं। अब उस जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है वो, ठीक है ना, या ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो आपका रेफरेंस है, आप उसको जीरो कह रहे हैं। यू वांट टू मेजर एवरीथिंग रिलेटिव टू दैट। अच्छा, एक ये रीजन है, लेकिन दूसरी रीजन भी है कि when you call something zero and it is equilibrium, you know that point will have zero acceleration. So it means that it will either be stationary, so the spring mass system is stationary, right? Stationary in the sense that the equilibrium point is stationary. So this motion is actually oscillation, but the system as a whole is not moving, right? But imagine that mass spring system is inside a bus. The bus is moving, right? So the bus is moving at a constant velocity, and inside that bus you have a mass spring system. So that equilibrium is actually moving at a constant velocity. You still call it zero because you're not interested in the motion. समझ आ गई बात? ये व्यू हमारा चेंज हो जाएगा जब हम यहां पे आ जाएंगे। अभी वर्टिकल स्प्रिंग में लेट्स से
You start with a spring which is relaxed. ठीक है? And don't think about a real spring. अगर ये real spring होगा, तो can a real spring be relaxed like this? No. Why? Because real spring will have a mass, and that mass will have a force of gravity, and it will stretch. So, but when we draw this symbol, we are talking about the ideal spring. An ideal spring can only have one property, K. So, इसका मतलब यह है कि अगर कोई real spring आपने लैब से उठा लिया, तो रियल स्प्रिंग का K भी होगा और उसका M भी होगा, लेकिन ये जब आप ड्रॉ करेंगे और इसका M नहीं होगा. इसका मतलब यह है कि आप उस रियल स्प्रिंग को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने मॉडल में, तो आप स्प्रिंग और मास दोनों लिखेंगे, क्योंकि उस स्प्रिंग का ये भी है. सो दिस इज एक्चुअली अ रियल स्प्रिंग. ये उसका मास है, बेशक आपने इधर लिख दिया, लेकिन उसका मास तो है ना. ठीक है. So this is now the unstretched ideal spring. Yeah, this is the model. What if we attached mass to it? In other words, we are talking about a real spring, or we attach some mass to it. What will happen initially? You will have this force of gravity, so it will stretch. And when will it stop? Yes. Yes, because when you are stretching it, this spring will develop an internal restoring force which will be opposite to the action. This will be the reaction, right? So this will keep stretching as long as this force is larger than that force. When these two become equal, it will stop there. It means that you will always have this fixed value of delta L. So आपका equilibrium ये नहीं रहेगा, आपका equilibrium ये रहेगा. अब आपकी मर्जी, आप इसको जीरो कहें या ना कहें, आपकी मर्जी है. ठीक है ना. आप इसको जीरो कहें या इसकी जीरो कहें, लेकिन this delta L will always be there. And you can now connect this delta L to M and K. How? Just write the equilibrium. The magnitude of this force must equal the magnitude of this force. What is the magnitude of this force? Mg, right? M? So that is Mg. I'm just equating the magnitudes, right? I don't need to pay attention to the negative sign, because the equilibrium requires these two forces to have the same magnitude. And what is the spring force? The magnitude. K times X नहीं है ना. ये फिक्स्ड वैल्यू है. X आप तब यूज करें जब वो चेंज हो रहा हो. ये डेल्टा L फिक्स्ड वैल्यू है. समझ आ गई? So Mg must equal K times delta L, because this delta L will be just one time. उसके बाद अगर ये ऑसिलेट करता है तो ये डेल्टा L चेंज नहीं होगा. आप इसको चाहे जीरो कह दें और x या y होगा. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L? इसका मतलब ये है कि if you know these three values and you know G already, if you know M and K, you can even calculate this delta L. You can tell in advance where will it stop. समझ आ गई? You don't need to measure it. ठीक है. और इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है, इसको कहते हैं ऑफसेट. इसका कोई नाम है मेरे ख्याल में. इसका कोई नाम इसने दिया हुआ है. हाँ, ये इस शायद इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन कहीं पे उसका नाम परमानेंट ऑफसेट या इस तरह का कोई है. सो लेट्स try these ideas to this problem. An 83 kilogram student, so it's M for you, hangs from a bungee cord with spring constant 270 Newton meter. So K की वैल्यू उसने दी है और M की वैल्यू भी दी है. ठीक है. तो N दो वैल्यू से आप ये डेल्टा L कंप्यूट कर सकते हैं. The student is pulled down to a point where the cord is 5 meters longer than its unstretched length, then released. तो ये कौन सा पोजीशन है? अगर ये लेट्स से इक्विलिब्रियम होता तो ये 5 मीटर की जगह क्या होता? I just want to know whether you follow this question. Remember, the student is pulled down. Pulled down का मतलब ये है
कि यू हैव एन एक्सटर्नल फोर्स इन एडिशन टू ग्रेविटी पुल डाउन, क्योंकि अगर ये पुल डाउन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता तो ये कहां रुक जाता? ये कैलकुलेट कर लेना अभी। कैन यू कैलकुलेट डेल्टा एल फ्रॉम दिस टू? कैन यू डू दैट? So let's calculate delta L and imagine that this pulling force is from the gravity only. Yeah, nobody else is messing. So delta L क्या हो जाएगा इधर? mg divided by k. What is m? G is 9.8. And because I am only using SI units, और k क्या है? So I will get my answer in meters because all the units are SI. 3.01, right? So I am only supposed to write 3.0, right? क्योंकि two significant figures है, ठीक है? 3.0. लेकिन ये 3.0 डेल्टा एल की वैल्यू है, ये उधर रुक जाएगा, तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसने लिखा है? Pay attention to it. Where the chord is 5.0 meter longer than its unstretched length. तो ये जीरो होता ना उधर? नहीं, ये 5.0 मीटर की जगह हमारे पास जीरो होता, क्योंकि हमारी वैल्यू उसके अनस्ट्रेच, एक सेकेंड सॉरी, अच्छा नहीं, अनस्ट्रेच लेंथ तो डेल्टा एल नहीं है ना, अनस्ट्रेच लेंथ ये है, ठीक है, सॉरी। तो दिस 5.0 विल बी फॉर अस 3.0। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो फोर्स है ना, ये पुलिंग फोर्स, अगर ये सिर्फ इसके फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता तो ये इस 5.0 की बजाय हमें क्या वैल्यू मिलती? 3.0, और उधर रुक जाता। तो अगर ये वैल्यू 3.0 से ज्यादा शो कर रहा है ये, तो इसका मतलब यह है कि somebody is actually pulling it and that force is more than the force of gravity। समझ आ गई? तो अच्छा, अब मैं आ जाता हूं इक्विलिब्रियम पे। हम उस पॉइंट को अगर जीरो कह दें, क्या यहां पे रुक गया, ये आपका डेल्टा एल इक्वल्स 3.0 मीटर हो गया, और लेट्स से मैं इसको क्या कहता हूं, ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया, और इसको मैं जीरो कह देता हूं, एंड लेट्स यूज वाई एक्सिस, क्या, क्योंकि एक्स तो नहीं करेंगे ना, और इसको मैं कहता हूं y इक्वल्स जीरो बिकॉज दिस इज माई इक्विलिब्रियम। तो अब बताएं ये कहां तक, किस पॉइंट पे है ये? अब ये 2 मीटर पे है, तो y नॉट इक्वल्स, y नॉट इज द इनिशियल वैल्यू, y नॉट की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी, क्योंकि ये मेरा जीरो है ना, वो उससे नीचे है, तो y नॉट। अब आपको समझ आए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों जरूरी है? ये मुझे नहीं बताएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने चूंकि इक्विलिब्रियम को जीरो कह दिया, so 5 meter means it is 2 meters lower than the value which would be in case of equilibrium, so y naught is equal to -2.0 meter, ठीक है, because I am calling that। And what is the advantage of using zero here? I can use the same equations I was using for the horizontal spring, क्योंकि उधर भी इक्विलिब्रियम जीरो पे था, इधर भी इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो फर्क है डेल्टा एल का उसको मैंने जीरो कर दिया ना। सो दिस इज लाइक यू आर नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील, यू आर यूजिंग द सेम इक्वेशंस। अगर आप इसको जीरो नहीं कहेंगे, यू विल हैव टू राइट डाउन न्यू इक्वेशंस। समझ आ गई? अब आप क्वेश्चन समझ ले। देन रिलीज्ड, देन रिलीज का क्या मतलब है? कि यही ए भी है। व्हाट इज ए? रिलीज का मतलब यह है कि इसके बाद जब आप उसको ऑल द एनर्जी विल बी इलास्टिक, उसकी जब आप उसको रिलीज करेंगे तो उस टाइम पे रिलीज पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी ना, क्योंकि आप वहां पे ला के उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो ए विल बी 2.0 मीटर, राइट। वेयर इज द स्टूडेंट and what is his velocity 2.0 seconds later?
हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? वो टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल में तो मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है ना, y नॉट इज इक्वल टू 0, सॉरी y नॉट इज इक्वल टू -2.0 मीटर, a इज इक्वल टू 2.0 मीटर, वी वाई क्या हो जाएगा? वी वाई 0 इज ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपका 0.0 हो गया, 0.0। हम अगला पॉइंट डिफाइन करें, 0.1, 2 सेकेंड ले, तो ये 2.0 किसकी वैल्यू हो गई? ये t1 की वैल्यू हो गई। आई एम यूजिंग लेबल 1 फॉर दैट। t1 इज 2.0 सेकेंड। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड हियर? y1, where is the student? y1, and what is his velocity? vy1। अब आपके पास सारे वही इक्वेशन जो हॉरिजॉन्टल मास फ्रैंक के है वो सारे यहां पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ x की जगह y हो गया, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम केयरफुली चूज करें, यू डोंट नीड टू इन्वेंट एनी न्यू मैथ फॉर इट। अब उसने वो एग्जैक्टली वही किया है, वो इसको 0 कह रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये इसके साथ माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि वो जो 2 है वो a की वैल्यू है ना, तो ये -2 है तो ये -a हो गया, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली you attach label 0 to the equilibrium, you attach label 1 to this point, and now you have y1, right? v1y, नहीं सॉरी, ये तो इक्विलिब्रियम को 0 ना करें, आप इसको लेबल वो करें, इसको आप कहें 0.0 अटैच करें इनिशियली से। 0.0 doesn't need to be attached to equilibrium, you attach label 0 to the initial state, तो इसको आप लेबल 0 कह दें। So v0 is 0, y0 is -a, right? और जो 2 सेकेंड लेटर है उसको आप लेबल 1 कह दें, ठीक है ना। तो t1 y1, ठीक है। इसको मैं ना वो सॉल्व करके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, ये मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है।